तो बिल्कुल अब नतीजों की अगर हम बात करें तो लगातार न्यूज 18 उर्दू आप तक बिहार के नतीजे पहुंचा रहा है। अभी भी 17 सीटों के नतीजे आना बाकी हैं। आरजेडी इत्तेहाद अभी भी 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुआ है और एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुआ है। हालांकि अगर बिहार के पूरे चुनाव को देखते हैं जिलानी, तो दो तीन चीजें बहुत अहम हो जाती हैं। एक तो बीजेपी की शानदार जीत और दूसरी एमआईएम की शानदार एंट्री के साथ। दो चीजें, एक तो बीजेपी का फायदा और दूसरा एमआईएम का। अब पता नहीं कितने इल्जाम अब लगेंगे आपस में। और आइए इस वक्त आपको दिखाते हैं असदुद्दीन अवैसी ने क्या कहा इस जीत पर। जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब साहब का, आदिल साहब का और तमाम बिहार के मेरे पार्टी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी बड़ी सख्त जिद्दोजहद और मेहनत रही और उसी मेहनत का नतीजा रहा कि आज हमको एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। साथ ही साथ में हमारे जो एमआईएम पार्टी के ऑब्जर्वर जनाब माजिद साहब, जो हैदराबाद के साबिक़ा मेयर रहे हैं, जो पिछले 5 साल से रेगुलर बिहार को जा रहे हैं और अख्तर ईमान साहब के साथ उन्होंने पार्टी को मजबूत किया है, मैं उनका और जो हैदराबाद से, महाराष्ट्र से इम्तियाज़ जलील साहब आए, डॉक्टर गफ़ार क़ादरी, सैयद मोइन, फ़िरोज़ लाला और उत्तर प्रदेश से हमारे शौकत साहब, ये तमाम लोग वहाँ पर आकर कई दिन 20 दिन कैंप किए, मेहनत किए, इनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मैं इस मौके पर जनाब कुशवाहा साहब का, बहन मायावती का, देवेंद्र यादव साहब का, राजभर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग उनके साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाए, हमने साथ इलेक्शन लड़ा। और मैं सीमांचल की जनता का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया। और मैं उनको तयक़ुन देना चाहता हूं कि हमने हमेशा इस बात को कहा है कि जब हमने बिहार में अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ किया तो हम इस बात का वादा किए थे और आज भी हम ये कह रहे हैं कि हम सीमांचल से इंसाफ कराएंगे। सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों से पिछले 60 साल से इंसाफ नहीं हुआ। वो ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत का सबसे पिछड़ा इलाक़ा है। इसीलिए सीमांचल से इंसाफ की लड़ाई ये जारी रहेगी और जो हमको सीमांचल की जनता ने हमारे उम्मीदवारों को वहाँ पर विधायक बनाया है, इंशाअल्लाह ताला हम उनके भरोसे पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जो वहाँ के मसाइल हैं, जो वहाँ का बैकवर्डनेस है, जो वहाँ पर बाढ़ आने के बाद जो ज़मीन कटती है, वहाँ पर स्कूल, डिग्री कॉलेजेस नहीं है, अस्पताल नहीं है, ये सब चीज़ें हैं जिस पर हमको हमारे पूरे विधायक मिलकर इस पर पूरी कोशिश करेंगे। और जो भरोसा और एतमाद हम पर किया गया है, हम इंशाअल्लाह ताला उसकी पूरी मेहनत करेंगे और जो हमने आवाम से वादे किए थे उसको पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं फिर से बिहार प्रदेश की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमको अपनी मोहब्बतों से, अपने आशीर्वाद से, अपने वोटों से नवाजा है। हम 21 कैंडिडेट खड़ा किए थे और उसमें से 5 कामयाब हुए हैं। जहाँ पर हमको कामयाबी नहीं मिली, हम वादा कर रहे हैं कि हम फिर से वहाँ पर जाएंगे। क्यों हमको नाकामी हुई, उसकी क्या वजूहात हैं, उसको हम अपनी कमज़ोरियों को दूर करेंगे और बिहार में हम एक इससे ज़्यादा हम एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं साथ ही साथ बिहार की जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस कोरोना के वायरस के दौरान भी निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल किया। ये बड़ा ही उनका बेबाकी का काम था और बड़ा ही बहादुरी से उन्होंने निकल कर अब भारत की जमहूरियत को, बिहार के जमहूरियत को इलेक्शन में हिस्सा लिया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बिल्कुल जिलानी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि एमआईएम की बड़ी अच्छी शुरुआत बिहार में हुई, 5 सीटें आना, महज 21 सीटों में 5 सीटें अगर एमआईएम जीत कर आई है तो वाकई में ये बहुत शानदार है। Wet my party people in Amur destroyed one car. What was that? Radicalization or not? You know, you lose every seat. You lose Delhi. Your MLAs run away to BJP at the drop, at the waving of finger. What kind of politics are you practicing? You know, Rajdeep, that is the problem with Congress party, that they have this holier than thou attitude.
they falsely assume that everyone should prostrate in front of Congress party. I will not do it. Your days have gone. You must wake up. You contested 70 seats. Do you know what is the problem now? 70 seats. And you accuse me of radicalization. It is, I mean, I'm shocked by what Pawan Khera is saying. A political party is contesting election. To what? For what? To ensure that radicalization does not happen. To ensure that people don't lose confidence in democracy. And then you say that, oh, because I'm contesting election, radicalization is happening. I mean, it is a joke to say. देश के बरक्स हैं, उसका अपोजिट है। अब जो नतीजा है, जो भी है, अब तक जितना आया, अभी काउंटिंग चल रही है, ये तो बिहार की जनता का फैसला है और जमहूरियत में आवाम का फैसला जो होता है वो नतीजा वही निकलता है। तो अब मैं कौन होता हूँ जब इतने बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट उनके प्रेडिक्शंस गलत निकले, तो असदुद्दीन ओवैसी तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो बिल्कुल जिलानी, आपने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाई वो तो क्या हैसियत रखते हैं, बड़े बड़े जो सूरमा थे वो एक तरह से ढेर हो गए। 5 सीटें ले ली। हाँ बिल्कुल, ये भी है कि भाई 21 सीटों में अगर 5 सीटें एमआईएम जीत कर आ जाती है, और बाकायदा आप देखिए तो पहली बार ही एंट्री है। 2019 में जिमनी इंतखाबात में जरूर एक उम्मीदवार जीत कर आया था एमआईएम का, लेकिन बाकायदा आप देखिए तो ये पहली मतलब शुरुआत यहां से हुई है एमआईएम। लेकिन लगातार सीमांचल पर फोकस था एमआईएम का। असदुद्दीन ओवैसी जैसा कह रहे थे कि वो एक ऐसा पिछड़ा इलाका है जिसमें वहां पर नाइंसाफी हुई, चाहे कोई भी सरकार रही हो। तो इस लिहाज से वो एक उनकी जो कोशिश थी वो कामयाब हुई, और आज उन्हें यह नतीजा मिला है कि 5 सीटें वो जीत गए हैं। अब एक तरह से ये हिम्मत है, अभी हिम्मत अफजाई हुई सीमांचल में, और भी सीटों का चांस बन सकता है। बिल्कुल। और जिलानी, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारे जो पाई चार्ट है उसके जरिए हम अपने नाज़रीन को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में इख्तिदार के लिए 122 सीटें लाना जरूरी है। अभी एनडीए 116 सीटें जीत चुकी है, यानी सिर्फ 6 सीटें दूर है मैजिक फिगर से। और जो चार्ट है उसके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कितनी दूरी, कम दूरी अब रह गई एनडीए। सिर्फ अगर 9 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुए है, अगर वो 6 सीटें और जीत लेती है तो ये मैजिक फिगर उसे मिल जाएगा और वो इख्तिदार आसानी से हासिल कर लेगी। तो इस तरह से कुल मिलाकर अगर देखा जाए, और इसके अलावा जिलानी अगर हम बात करें आरजेडी इत्तेहाद की, तो उसके पास अभी 105 सीटें जीत चुकी है, 5 सीटों पर अभी और बढ़त बनाए हुए है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आरजेडी इत्तेहाद जो है 110 कुल पहुंचती है अगर 5 सीटें और जीत लेती, जिस पर बढ़त बनाए हुए, और वो मैजिक फिगर से 12 सीट पीछे रह जाएगी। अदर्स को भी हम जोड़ देते हैं तब भी 4 सीटों का फर्क रह जाता है। तो कुल मिलाकर यहां पर तस्वीर अब बहुत हद तक साफ हो रही है कि सरकार एनडीए की बन रही है। नीतीश कुमार चौथी बार रिकॉर्ड तोड़ वजीर आला होंगे बिहार के। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि अगर ये 9 से 6 सीट अगर बीजेपी के पास यानी एनडीए के पास चली जाती है, तो और दूसरी बात, अगर 3 सीटें भी इधर आती हैं तब भी महागठबंधन का कुछ होने वाला नहीं है। यानी तय है कि एनडीए की ही सरकार होगी और नीतीश कुमार ही वजीर आला होंगे, ये तय है। नहीं बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अब 14 सीटों के नतीजे और आना रह गए हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 10 बजे तक नतीजे आ जाएंगे, 14 सीटों के नतीजे बचे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने भी अभी ऐलान किया है कि 10 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और नतीजों को लेकर वो तमाम चीजों पर बात रखेंगे। और इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं हम आपको। अभी काउंटिंग होना बाकी है, तो हर पार्टी के पास कितने एमएलएज हैं, कौन वो मैजिक नंबर 122 को पार करता है, वो देखना पड़ेगा। जैसा कि आपने बोला कि सीमांचल के डेवलपमेंट को लेकर अगर कोई धड़ा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ सीमांचल के डेवलपमेंट को लेकर आपके सामने आता है, तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे? पहले तो रिजल्ट तो आने दीजिए ना। देखिए, पहले तो रिजल्ट, पूरा फाइनल रिजल्ट आने दीजिए। साफ है सर, लेकिन नहीं, क्या साफ है बताइए? मेरे तो साफ नहीं दिख रहा, अभी तक तो कोई साफ ही नहीं है। अभी तक तो कोई ये कभी इधर कभी उधर, यकीनन क्लिफ हैंगर होगा, बट नतीजा तो आने दीजिए, फिर बात करते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि हम एमएलएज हम सब बैठेंगे, बात करेंगे, उसके बाद कुछ फैसला करेंगे। कितना हमको नहीं बोला गया, क्या क्या नहीं बोला गया, कि अगर पूरे 5 साल में अगर किसी पॉलिटिशियन को अगर गाली दी गई है, तो अगर आप टॉप 3 निकालेंगे तो टॉप 3 में हमारा नंबर आएगा।
क्या क्या आपने कुछ बाकी नहीं रहा ना बोलने के लिए। अब तो बी टीम सी टीम वोट कटवा, पैसे लेते हैं, फुला करते हैं। अब हम हेलीकॉप्टर में उड़ रहे तो कहा कि पेट्रोल फुला डाल रहा है, रिजल्ट आ रहे हैं तो कोई कहता है कि देखो इनका एक काम हो गया। तो ये सब बातें भी तो सामने है ना हमारे, तो ये तो देखना पड़ेगा, हम बैठ के बात करेंगे। लेकिन सर जो सवाल जो अभी किया वो उसी सवाल को मैं फिर से बोल रहा हूँ। सीमांचल का विकास सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके लिए सरकार बनाने में कोई भूमिका आप अपनी पाते हैं या सरकार को कुछ इस तरह का सपोर्ट करना, जैसे तेलंगाना में एक व्यवस्था है कि बाहर से सपोर्ट कर देना या उसको समर्थन घोषित कर देना। एक मिनट, तेलंगाना में टीआरएस को किसी की जरूरत है? नहीं है ना। यहाँ पर पूरा रिजल्ट आ जाने दीजिए, नंबर्स आ जाने दीजिए, फिर अब मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। मैं कहाँ जाऊंगा भाग के आप लोगों छोड़ के? हम तो आपके दरमियान में रहते हैं, जवाब देंगे जब आपको पूरा फाइनल रिजल्ट तो आ जाने दीजिए। फाइनल रिजल्ट आने दी फिर हम बताएंगे आपको। सरकार बनाने की भूमिका से अभी आप बाहर नहीं है। नहीं, अरे देखिए ना कि रिजल्ट जब आएगा जब तो हम आपके सवाल का जवाब दे पाएंगे। आप इस पोजीशन में मुझे बोलेंगे स्पेकुलेट करो, मैं क्यों स्पेकुलेट करूंगा? मैं तो आपके सामने जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपको भी अंदाजा होगा, मुझे भी अंदाजा होगा, तब फैसला करेंगे। सर, आपका मकसद हमेशा बीजेपी को रोकना रहा है और आप उसके लिए एड़ी चोटी एक किए रहते हैं। लेकिन चलिए आपका शुक्रिया बहुत बहुत, कम से कम आप तो समझे। लेकिन आप समझ गए, बहुत बड़ी बात है। सवाल पूरा सुन लीजिए सर। आपने चुनाव लड़ा, 5 सीटें जीते आप, जहां आरजेडी जीतती रही है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी को रोकने के लिए आप उनके साथ हाथ मिला सकते थे? एक तरह से जिन ताकतों को रोकने के लिए आप काम करते रहे उन्हीं को इनडायरेक्टली मदद कर दिया आपने। अभी वही बोला जा रहा है सर, आपके साथ इंडिपेंडेंट एमएलए को लेके बनाने की बात हो रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में तो मैंने लड़ा, मैं क्या उड़ के गया था मध्य प्रदेश को। गुजरात में नहीं लड़ा। कैसे हार गए भाई? कर्नाटका हार गए। कितना बोले आप? बोलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं मैंने भाई सुनिए, देखिए आप अगर कोई ये समझ रहा है कि भारत में सीमांचल का वोटर किसी का गुलाम है या नौकर है, तो हम उसके जहन के जालों को साफ कर दिए हैं। अभी वोटर सुप्रीम है, वोटर किसी का होस्टेज नहीं है। जो किसी को पसंद करेगा उसको वोट देगा। अगर कोई ये कहता है कि तुम क्यों लड़े, अरे मैं लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे क्या पूछना पड़ेगा किसी से मैं लड़ूं या ना लड़ूं? मैं इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मुझे डेमोक्रेसी में भरोसा है। मैं इसलिए लड़ता हूं ताकि वो जो वॉइसलेस लोग हैं, जिनको डरा कर कुचल कर उनका काम नहीं किया जाता, उनकी आवाज बन के उनकी लीडरशिप को पैदा किया जाए। तो ये तो खुश होना चाहिए ना कि भाई हम भारत की जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। क्यों लड़े, कैसे लड़ना, क्या भाई मैं किसी के मातहत काम नहीं करता। मेरी पार्टी है, मुझे इख्तियार है अपनी पार्टी को फैलाने का। 5 साल पहले हम 6 सीट पे लड़े थे, एक पे भी कामयाबी नहीं मिली। तब किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ? झारखंड में लड़ा, 1 सीट नहीं जीत पाया, किसका नुकसान, किसका फायदा हुआ? महाराष्ट्र हम लड़े, आप ही जाकर बैठ गए शिवसेना के गोद में, हम तो नहीं बैठे ना। तो ये जो अपने आप को ये समझते हैं कि बस हम ही जिंदा रखे हैं सेकुलरिज्म को, हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब बस करिए, आप नहीं जिंदा रखें सेकुलरिज्म को। आप खाली टीवी स्टूडियो में बैठकर ज्ञान देते हैं, जमीन पर आप नहीं जाते। आप इनका सिर्फ एक आर्टिकल लिख दो अखबार में, टीवी पर जाकर ज्ञान दे दो और ओवैसी को गाली दे दो। 2 गाली आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये तो आप कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, मैं सबके बारे में कह रहा हूं। मैं उन तमाम लोगों के बारे में कह रहा हूं जो ये समझते हैं कि एमआईएम पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। मैं उन सबको जवाब दे रहा हूं। सर, बहुजन समाज पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर आप चुनाव लड़े। दलित वोट और ये कुशवाहा वोट या पिछड़ा वर्ग का वोट, इसने आपकी जीत में कितना अहम रोल अदा किया? नंबर 1 सुनिए, पहले नंबर 1 के सवाल, आपके सवाल मैं तो शुक्रिया अदा किया ना।
मैं तो जनाब कुशवाहा साहब का, बहन मायावती का, जनाब राजभर साहब का, देवेंद्र यादव साहब का शुक्रिया अदा किया। बिहार की जनता के साथ मैं तो शुक्रिया अदा किया उनको। हम तो सब साथ मिलकर लड़े, यकीनन वो उनको भी क्रेडिट जाता है। लेकिन आपका वोट उधर ट्रांसफर नहीं हुआ, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक ही सीट पर रही और उपेंद्र कुशवाहा। देखिए इलेक्शन है, हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत किए, जुस्तजू किए, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के कई ऐसे कैंडिडेट थे जो हमको कह रहे थे कि सर आप और मुखामत पर आइए। हम नहीं जा सके क्योंकि वो शेड्यूल इतना टाइट था, मगर हम तो कोशिश किए, इखलास के साथ कोशिश किए, पूरी नेक नियति के साथ हम कोशिश किए। 2022 में वोट ट्रांसफर नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। हाँ बिल्कुल, 2022 में उत्तर प्रदेश में MIM दोबारा चुनाव लड़ेगी। सुनिए, दोबारा चुनाव लड़ेगी। पहले जो कमजोरियां थी हमने थोड़ा उसको दूर किया है, बड़ी ताकत के साथ लड़ेगी। किसके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे वो वक्त ही बताएगा, मगर हम तो लड़ेंगे। बंगाल सर, बंगाल। हाँ बंगाल भी क्यों? अरे भाई हर जगह लड़ना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी, हम के NGO है कि सेमिनार करा के पेपर प्रेजेंट कर दें? पॉलिटिकल पार्टी है, लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ना चाहिए भाई। भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है और भारत की जमहूरियत में जो सेक्शन की आवाज नहीं है उस आवाज को पहुंचाना जरूरी है, तो उसमें क्या बुरी बात है? लड़ना चाहिए। जीतेंगे हारेंगे वो तो जनता तय करेगी, अल्लाह बताएगा, मगर लड़ना तो जरूरी है ना। सर आप चाहते हैं कि ये गठबंधन जो बिहार में हुआ और सक्सेसफुल रहा, आपके लिए तो फायदेमंद रहा, यूपी में भी वही आगे। देखिए सही बात तो ये है कि हमारा पहला अलायंस हुआ देवेंद्र यादव साहब की पार्टी से, समाजवादी जनता दल से, और उससे पहले कुशवाहा साहब BSP से अलायंस कर चुके थे राजभर साहब के साथ, हम लोग बाद में गए। तो ये बिहार के इलेक्शन के हद तक हुआ है। यूपी में क्या होगा मैं अभी कैसे बताऊंगा आपको, आपको। सर तेलंगाना में TRS पार्टी बहुत बुरी तरह आ रही है, कहीं खतरे तो घंटी नहीं है सर आने वाले दिनों? बुरी तरह कहाँ हारी? कहाँ बुरी तरह? 1000 वोट से हारे, 1100 वोट से हारे, रेजर थिन था वो, कोई बात नहीं। बीजेपी तो दस्तक नहीं दे रही सर आपके इलाके में। बीजेपी तो दस्तक नहीं दे रही अब। बहुत लोग दस्तक देते, दस्तक देने वाले दस्तक देते। दस्तक देने से क्या होता, जब घनगरज होंगी तो दस्तक बुझ जाती ना, उसमें दस्तक देते। बहुत से लोग दस्तक दे रहे, 50 साल से दस्तक दे रहे, क्या होता उससे? देना चाहिए, कोई बात नहीं। सर आपके घर तेलंगाना में बीजेपी की तादाद बढ़ रही है, 4 सीटें MP की जीती, ये एक हाल ही में आज का जो रिजल्ट है, और आप बाहर चुनाव लड़ रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि अपने राज्य में आप कमजोर हो रहे हैं? मैं हारा क्या? आपकी सहयोगी नहीं, मैं हारा क्या? नहीं, आपका TV9 की बहुत ही बदतमीजी की न्यूज थी आपकी। TV9 को अगर चमचागिरी करना रूलिंग पार्टी की तो चमचागिरी करो, मगर हर बार हमारे कंधे पे रख के अपनी मुनाफिकत दिखाने के लिए मत करो। TV9 को जिम्मेदारी से न्यूज डालना चाहिए। किसी का गुस्सा आप मेरे पे क्यों निकाल रहे भाई? हारे आप, जीते आप, नहीं आप क्या करें? अरे मेरे से क्या ताल्लुक भाई? नहीं, ओवैसी बिहार में चले गए, आपको क्या मालूम मैं क्या कहने करा? तो ये जो है ना, ये बस तलवे चाटने की जो पॉलिसी है वो मत करो प्लीज। सवाल करो, बोल तो मैं, मेरा ताल्लुक भी नहीं उससे, मेरे को मालूम तक भी नहीं। आप न्यूज चला दिए, क्या बोलते? नहीं गवर्नमेंट के पास, KCR के पास हमारा नंबर बढ़ जाना। ऐसा नंबर बढ़ाना है तो करो, हमारा ही खंदा मिला ना आपको, मजबूत खंदा है। कमजोर खंदे पे तो खड़े हो तो गिर जाते आप, नो प्रॉब्लम। सर अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि आपको यूज करके बीजेपी, हम आ रहे बंगाल को, आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को, मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी क्या ठेका लेके बैठे हुए मुसलमानों का? अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान इतने बुरे हाल में क्यों है। अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। अधीर रंजन चौधरी तुम जान लो इस बात को कि वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलने वाला है अभी। आप हार रहे। कल तक जब पूरे एग्जिट पोल्स आ रहे थे तो मिठाइयां खा रहे थे आप, फूल बांट रहे थे, आसमान पे उड़ रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, वो आ गए। अरे 70 सीट दी है ना, क्या किया आपने वो तो बता दो।
क्या क्या मैंने मैं आपको एक वाकया शेयर कर रहा हूं। जब ये आखिरी दिन का कैंपेन खत्म हुआ 5 तारीख को, तो मेरी मीटिंग थी कोचादामन में। मैं कोचादामन से मीटिंग खत्म करके जा रहा था, तो इस हमारी विक्ट्री में बता रहा हूं आपको, बहुत बड़ा रोल महिलाओं का रहा है। मैं अपनी लाइफ में इतनी पब्लिक मीटिंग्स किया हूं, मगर एक एक पब्लिक मीटिंग में इतनी बड़ी तादाद में महिला आते थे कि गैर मामूली, और यकीनन मैं कह रहा हूं कि उनका बहुत बड़ा रोल रहा। जब मैं लास्ट मीटिंग करके जा रहा था, तो मेरे को उन महिलाओं ने रोका कि सेल्फी लेना है। बोले बराबर लीजिए, और मैं भी चाह रहा था कि सेल्फी लिए। उसके बाद एक महिला ने मुझसे कहा कि वैसी तुम्हारे बारे में बहुत अनाप शनाप बोल रहे हैं ये लोग, इनको 7 तारीख को हम बताएंगे, और तुम देखना जब वो डब्बा खुलेगा इसका जवाब हम दे देंगे। देख लीजिए आप, बागडोरा एयरपोर्ट पर मैं गया, मेरे को रोककर वहां पे महिलाओं ने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं मगर वापस आएंगे, बड़ा अनाप शनाप तुम्हारे बारे में इन्होंने कहा है। आप बोलते जाइए, मेरे को फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप जितना बोल सकते बोलिए, मैं आपका जवाब नहीं दूंगा, जनता जवाब देगी, कुदरत जवाब देगी। मेरी मौत मेरे को रोक सकती। ये क्या बात है? आप जो कोई बात है, बोले जा रहे हैं, जो मुंह में आया बोलते हैं, तो कुछ तो रुकना चाहिए ना। सर, ये गठबंधन का जो फॉर्मूला है, बिहार में बहुत अच्छा काम किया, बंगाल में भी इस तरह की संभावनाएं तलाशने के लिए क्या आप कोशिश करेंगे? और कौन कौन से ऐसे पार्टी आप समझते हैं जो आपकी विचारधारा से मेल खाती हैं और जिनसे कुछ? तिवारी साहब, हमको तो कोई हाथ लगाने तैयार नहीं है ना। ऐसा लगता है कि इसको हाथ लगाओ तो 550 केवी का शॉट लग जाएगा। हम करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, हमारा काम कोशिश करना है, लड़ना हमारा काम है, देखेंगे आगे क्या होता है। गठबंधन की कोशिश? अरे भाई, इलेक्शन जीतने के लिए जो भी डेमोक्रेटिक उसूल हैं उसको अपनाएंगे। ओके सर, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो असदुद्दीन अवैसी ने सीधे तौर पर इशारा दे दिया कि वो बिहार से हिम्मत अफजा होकर अब वो बंगाल का भी रुख करेंगे, यूपी का, जहां जहां पूरे मुल्क में इलेक्शन होगा रियासतों में, वो जरूर जाएंगे। और उनकी पूरी नजर अक़लियती वोट पर लगी है, मुस्लिम वोट पर, और खासकर ऐसे इलाके हुर्रा वो चुनना चाहते हैं जहां मुसलमानों की हालत अब तक की सरकारों में खराब रही है। बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब सिर्फ 7 सीटों के नतीजे आना बाकी रह गए हैं। 236 सीटों के नतीजे न्यूज़ 18 उर्दू के पास आ चुके हैं। 120 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल कर ली है। 5 सीटों के नतीजे आना बाकी हैं, और जादुई आंकड़े के लिए सिर्फ 2 सीटें चाहिए एनडीए को, यानी 122 सीटें अगर एनडीए के खाते में आ जाती हैं तो वो सरकार बनाने के अहल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर हम बात करें, सिर्फ 7 सीटों के नतीजे बाकी रह गए हैं। 243 सीटों में से 236 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। 7 सीटों के सिर्फ नतीजे आना बाकी है। 5 सीटों पर एनडीए अभी भी आगे चल रही है, और आरजेडी इत्तेहाद 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यानी कुल मिलाकर इन 5 सीटों में से जैसे ही जिलानी 2 सीटें एनडीए जीतेगी, उसके पास जादुई आंकड़ा आ जाएगा, मैजिक डिजिट जो है वो एक तरह से आ जाएगा। बिल्कुल तय हो गया है नतीजा। अब सिर्फ ये लीड वाली सीटों को आप देखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है एनडीए को। 2 सीटों, जैसा कि वरड़ा आपने कहा, 2 सीटें मिलते ही वो सरकार बनाने की तरफ रवाना है, जबकि 5 सीटों पर एनडीए लीड कर रहा है। कुल मिलाकर 5 की 5 अगर जोड़ दी जाए तो 3 सीटें एनडीए के पास ज्यादा हैं सरकार बनाने के लिए, यानी 125 सीटें जो है एनडीए के पास तय है कि आए। लेकिन चूंकि लीड अभी कर रही है, 7 सीटों के नतीजे आने हैं, तय है एनडीए की जीत। छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।